यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको नेटवर्किंग का कुछ बेसिक नॉलेज भी ना हो, ऐसा तो नहीं है ना? सब लोगों को नेटवर्किंग का आइडिया होगा, मतलब सर सारे मेरे के सब मेरे ही स्टूडेंट हैं सीसीएनए के, यस और नो? ओके ग्रेट, ठीक है ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये सिस्को एएसए फायरवॉल सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फायरवॉल, व्हाई वी नीड ऑफ फायरवॉल, हम लोग डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आएंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है? और बहुत डिटेल में हम लोग फायरवॉल को करेंगे, ठीक है? मतलब अगर आप एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर अपनी कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनीज के अंदर आपका फायरवॉल को मैनेज करने के लिए ना एक टीम, अलग टीम होती है, मतलब डेडिकेटेड टीम होती है जो कि फायरवॉल को मैनेज करती है, ठीक है? और एज कम्पेयर टू राउटिंग एंड स्विचिंग की बात करूं, हाई पे स्किल आपके डायरेक्टली जो जिसमें ज़्यादा सैलरी वगैरह आप कह सकते हो, वो आपकी फायरवॉल और सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा पे आउट होती है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि कितना लाख मिल जाएगा इतने, लेकिन हाँ, अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन योर नेटवर्क प्रोडक्शन, ठीक है, अगर आप नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो आपको, मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे मार्केट में फायरवॉल अवेलेबल है, जैसे सिस्को का एएसए फायरवॉल है, पालो अल्टो है, चेक पॉइंट है, बाराकूडा है, ठीक है, सोनिक वॉल है, सोफोस है, देयर आर मल्टी टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। बट ऐसा नहीं है कि अभी सभी फायरवॉल आपको सीखना है, ठीक है? अगर आप अपना नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आप अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद योर कैरियर विद अ फायरवॉल, ठीक है? अगर मैं बात करूं बी ऑनेस्टी, आपको फायरवॉल में ही अगर आपको जाना है, मतलब अगर आपको फायरवॉल में, क्योंकि फायरवॉल के लिए भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी वगैरह निकलती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको फायरवॉल को ही मैनेज करना होता है, ठीक है? हमने अगर बात करें राउटिंग स्विचिंग में, जो चीज़ हमने राउटिंग स्विचिंग में पढ़ा हुआ है, लाइक अगर राउटिंग की बात करें, ठीक है, राउटिंग हो गया, ठीक है, एसीएल हो गया, नेट हो गया, यानी ये सारे फीचर्स आपके फायरवॉल के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन अब जब फायरवॉल के अंदर वो सारी फीचर्स जो हमारे राउटर्स भी प्रोवाइड करता है, वो सेम चीज़ फायरवॉल भी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर हम लोग फायरवॉल को क्यों करेंगे? बट एक्चुअली हमारा राउटिंग, हमारा जो राउटर है वो सिर्फ राउटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं रियल प्रोडक्शन की बात करूं तो राउटर को एज अ डेडिकेटेड हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द राउटिंग पर्पस। बाकी जैसे एसीएल हो गया, नेट हो गया, ये हम आप फायरवॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप, अगर मैं नेट की बात करूं या एसीएल की बात करूं, बहुत लिमिटेड आपके पास ऑप्शन होते हैं राउटर्स के ऊपर, बट फायरवॉल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एसीएल के अंदर डिफरेंट टाइप के एसीएल होते हैं, डिफरेंट टाइप के नेट्स होते हैं, और इसके अंदर बेसिकली जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है विच इज लेयर 7, लेयर 3 एंड लेयर 4, ये जो 3 लेयर्स हैं, इन 3 लेयर्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स आपके फायरवॉल में होते हैं जो कि एक बेसिक राउटर में नहीं होता। राउटर का काम सिर्फ और सिर्फ राउटिंग प्रोवाइड करना, बट अगर कोई छोटी कंपनी है तो वो उसी राउटर के ऊपर एसीएल चला रखा है, उसी राउटर के ऊपर नेट चलाया हुआ है, उसी राउटर के ऊपर उन्होंने राउटिंग परफॉर्म की हुई है। बट इन रियल प्रोडक्शन कभी भी ऐसा नहीं होता, राउटर के ऊपर डेडिकेशन होता है सिर्फ और सिर्फ राउटिंग का। इस पर आपको नेट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे एसीएल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे सारी चीज आपको किसके ऊपर मिलेगी? फायरवॉल के ऊपर, ठीक है? तो अगर एज अ फायरवॉल आप अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हो, तो मार्केट में जैसे बहुत सारे फायरवॉल हैं, जैसे पालो अल्टो हो गया, ठीक है? मैं कुछ फायरवॉल के नाम आप लोगों के सामने लिखवा रहा हूँ, गिव मी सेकंड, डायरेक्टली हम स्क्रीन पे चलते हैं। सो हमारे पास कुछ फायरवॉल्स मैं आपको यहाँ पे नाम लिखवा रहा हूँ, जैसे पालो अल्टो हो गया, ठीक है, ये एक फायरवॉल है। एक होगा चेक पॉइंट, थर्ड वन इज सिस्को एएसए, ठीक है? उसके बाद है फोर्टीगेट, फिर होता है आपका सोफोस है, ठीक है? देन उसके बाद है आपका सोनिक वॉल, ये डेल का है, ठीक है? सोनिक वॉल ये डेल का होता है हमारा, ठीक है? थर्ड वन है मैं बात करूं बाराकूडा। बहुत सारे फायरवॉल्स हैं। अब आप कहोगे कि क्या हमें सारे फायरवॉल्स सीखने चाहिए? तो माय आंसर इज नो। आप कोई भी फायरवॉल अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको फायरवॉल में ही अपना कैरियर बनाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 फायरवॉल मैक्सिमम आप कर लीजिए, कोई भी एक फायरवॉल। अगर मैं बात करूं, अगर मैं रिकमेंड करूं, तो आप एक सिस्को एएसए पे जा सकते हैं, फोर्टीगेट पे जा सकते हैं, और पालो अल्टो पे जा सकते हैं। दिस अगर आप कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो अल्टो, मतलब पालो अल्टो इज अ टीम लीड, ध्यान रखना, मार्केट लीडर आपका पालो अल्टो है।
मार्केट लीडर आपका पालो अल्टो है, तो क्यों ना हम पालो अल्टो ही करें डायरेक्ट, हम सिस्को एएसए को क्यों कर रहे हैं? देखो एक्सेल में क्या होता है कि जब आप राउटिंग स्विचिंग से अपने आप को सिक्योरिटी में एज अ मतलब फायरवॉल को कुछ सीखना चाहते हो तो आप कोई भी एक फायरवॉल उठा के काम कर सकते हो। लेकिन हम लोग सिस्को फायरवॉल की अगर मैं बात करूं, बी ऑनेस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं क्योंकि मैंने भी अपना करियर सिस्को एएसए फायरवॉल से स्टार्ट किया था। एक्चुअली में क्या हो कि हम लोग राउटर एंड स्विचेस के कमांड्स के ऊपर ऑलरेडी हम लोग इनहेंस होते हैं, हमें पता होता है कैसे राउटर पे कमांड चलती है, स्विच पे कैसे कमांड चलती है। इसीलिए अगर हम सिस्को एएसए फायरवॉल को करते हैं, एक तो एक बेसिक फायरवॉल है, आपको फायरवॉल होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह के उसके अंदर फीचर्स होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके फायरवॉल की एक कह लो कि एक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर आप कोई और फायरवॉल करते हो, जैसे पालो अल्टो कर लेते हो या फोर्टिगेट कर लेते हो या चेक पॉइंट कर लेते हो, कोई भी 3 फायरवॉल अगर आप कर लेते हो, जिससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में फायरवॉल कैसे मैनेज किया जाता है। और उसके बाद दुनिया की कोई भी फायरवॉल अगर आपको दे दी जाए, आप उसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि फायरवॉल का फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाता है। जैसे आप 3-4 फायरवॉल कर लेते हो, 2 या 3, मैं 4 की बात नहीं करूंगा, 3 कोई फायरवॉल आप कर सकते हो। एज ए स्टार्टिंग आप सिस्को एएसए से करो, आपको बेसिकली ये पता लग जाएगा कि फायरवॉल कैसे काम करता है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है फायरवॉल की, क्या क्या मेथड होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के। उसके बाद आपके पास कोई भी फायरवॉल हो, आप दुनिया में कोई भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पालो अल्टो आता है, फोर्टिगेट आता है, सिस्को एएसए आता है। मैं इन 3 फायरवॉल को मैंने अच्छी से किया हुआ है। लेकिन अगर मेरे सामने कोई और फायरवॉल आ जाए तो मैं आराम से मैनेज कर सकता हूं। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं अभी जिस कंपनी मेरे क्लाइंट है उनके वहां पे सोफोस चल रहा है, तो क्या मैं सोफोस को अलग से करने जाऊंगा कोर्स? नो, क्योंकि मुझे पता है फायरवॉल को कैसे मैनेज किया जाता है। बस मुझे क्या करना है, जो भी फायरवॉल आप करते हो, जो भी फायरवॉल आप लेते हो, उस फायरवॉल का डॉक्यूमेंटेशन आपका अवेलेबल होता है उनकी साइट्स के ऊपर। जस्ट रीड योर डॉक्यूमेंट और आप काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स लॉजिक्स आर सेम फॉर ऑल द फायरवॉल्स, बट जो डिप्लॉयमेंट का पार्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हो जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली चेक पॉइंट पालो अल्टो का कह ले, अगर पालो अल्टो या चेक पॉइंट की बात करूं, उनका दोनों का डैशबोर्ड अलग होगा, ठीक है, ऑप्शंस के नाम थोड़े से इधर उधर उलट पलट होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट लॉजिक्स आर सेम। ऐसा नहीं होगा कि फोर्टिगेट के अंदर अगर हम एसीएल की बात करें तो फोर्टिगेट में एसीएल अलग तरीके से काम करेगी, या फिर चेक पॉइंट में अलग तरह से, या फिर एएसए में अलग तरह। नो, एसीएल का जो काम है वो वैसे ही करेगा, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन टाइप है या जो कह लो कि कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिस्को एएसए से अपना फायरवॉल को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सिस्को एएसए फायरवॉल क्या क्या फीचर आपको प्रोवाइड करता है, कैसा फायरवॉल दिखता है, अगर आपके पास कोई सिस्को फायरवॉल आ जाए तो उसको कैसे आप मैनेज करोगे। ठीक है, इन द डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले दिखा दूं सिस्को का फायरवॉल दिखता कैसे है। ये आपका देख रहे हो, ये फायरवॉल है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, इस तरह का फायरवॉल दिखता है। ये भी एक फायरवॉल है, ये छोटा फायरवॉल है, ये बड़ा फायरवॉल है। डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी नेटवर्क साइज, आपके फायरवॉल भी आपके उस हिसाब से सीरीज के आते हैं। मान के चले एक छोटा सा ऑफिस है आपका, जहां पे आपको नॉर्मल सिक्योरिटी वगैरह यूज करना है, तो वहां पे आप छोटे फायरवॉल सीरीज से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक फायरवॉल जिसे बोलते हैं। जैसे आप डब्बा ही देख रहे हो, छोटा सा बना हुआ है। लेकिन आपको अगर इंटरप्राइज लेवल पे मैनेज करना है, जहां पे आपके 4-5 ब्रांचेस हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, तो आपको फिर बड़े फायरवॉल की सीरीज चाहिए होती है। फायरवॉल का काम वही होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर फोन की बात करूं, आप एंड्रॉयड का कोई भी फोन ले लीजिए 10,000 का, आप एप्पल ले लीजिए, मैक मतलब कोई आईफोन ले लीजिए, या आप कोई वन प्लस का फ़ोन ले लीजिए। सबका काम क्या है, हम क्या करते हैं, फ़ोन से कॉलिंग करते हैं, हमें उसके ऊपर क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सोशल साइट, सभी फ़ोन से हम यही करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा काम हम एक्स्ट्रा नहीं करते। अगर मैं बात करूं फीचर्स की, ऑब्वियसली यार 10,000 वाले फ़ोन का कैमरे क्वालिटी अलग होगा, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग पावर अलग होगी। इसी तरीके से जैसा आप पैसा डालोगे आपकी प्रोसेसिंग पावर उतनी हाई होगी, लेकिन एट द एंड आपको रिजल्ट क्या मिलता है, सेम। चाहे वो आप एप्पल का फोन यूज कर लो, चाहे आप वन प्लस का यूज कर लो, चाहे वीवो यूज कर लो, चाहे कोई भी फोन यूज कर लो, उसका मेन पर्पस है कॉलिंग करना, व्हाट्सएप मैसेजेस करना, सोशल साइट्स यूज करना, और कोई काम नहीं, कैमरा लेना, फोटो खींचना, वीडियोग्राफी करना, और कोई तीसरा काम आप करते ही नहीं, मतलब और कोई काम करते नहीं फोन के अलावा, जितना भी फोन ले लो। लेकिन बात ये आती है कि हम लोग एप्पल से लेते हैं तो वहां पे आपकी फोन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाती है, फोटोग्राफी अच्छी हो जाती है। एग्जैक्टली हमारे जो अदर जो फायरवॉल्स होते हैं, जैसे हमारे स्मॉल ऑफिस के लिए हमारे फायरवॉल अलग हैं, इंटरप्राइज लेवल पे अलग हैं, डेटा सेंटर के लिए फायरवॉल अलग हैं,
अलग है का मतलब उनकी प्रोसेसिंग पावर, क्योंकि अगर डेटा सेंटर में फायरवॉल लगा है तो उस पर मिलियंस ऑफ मिलियंस ट्रैफिक आएगा, उस फायरवॉल को, उस ट्रैफिक को मैनेज भी तो करना है, प्रोसेस भी तो करना है, तो उसके हिसाब से आपकी सीरीज भी बढ़ जाती है। लेकिन एट द रिजल्ट क्या होता है, सेम, बस उसकी प्रोसेसिंग पावर या ये सब चीजें हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इतना ही फर्क होता है आपके जितने भी फायरवॉल्स आप लेते हैं हाई एंड के। ठीक है, सो सिस्को एएसए फायरवॉल, ये आपका सिस्को एएसए का मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया है, सिस्को की वेबसाइट से लिया हुआ है ये फायरवॉल आपका, इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है आप लोगों के मन में? यू कैन आस्क, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनीवन हैव एनी लाइक डाउट्स, या कुछ भी पूछ सकते हो, बता सकते हो। नहीं है कोई डाउट, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हेलो, ओके गाइस, सबको क्लियर है गाइस? बढ़े आगे, चलिए ठीक है। देखिए, अब सबसे पहली चीज आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं आपके से पूछूं वाई फायरवॉल, क्यों जरूरत है फायरवॉल की? एनी रीजन? इतना तो पता होगा थोड़ा बहुत, बट अगर अपना इनपुट दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि किसका कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें फायरवॉल क्यों जरूरत है, वाई? कोई अपना बताना चाहे? ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा कुछ फायरवॉल के बारे में? एनीवन? बोलो भगवान दास जी। देखो, फायरवॉल को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, वाई वी फायरवॉल, तो सिंपल सा आंसर है टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क। प्रोटेक्ट नेटवर्क, एक तो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? अनऑथोराइज एक्सेस, मतलब अनऑथोराइज एक्सेस। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि एक अटैकर क्या करेगा, आपके कंपनी में डेटा को चुराने की कोशिश करेगा, यही करेगा ना, एट द एंड एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली फायरवॉल हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि अनऑथोराइज एक्सेस हो, मतलब अनऑथोराइज एक्सेस से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कि अगर आपके नेटवर्क में लाइक इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाते हैं, सपोज मेरे पास ये एक इंटरनेट है, दिस इज माय इंटरनेट, इससे मेरे पास एक फायरवॉल कनेक्टेड है, ये मैं फायरवॉल बना देता हूँ। ये कुछ भी फायरवॉल हो सकता है, चाहे आप एएसए मान लो, चाहे आप कुछ भी फायरवॉल मान लो, मैंने फायरवॉल ले दिया। और इससे मेरे पास मान के चलो कि मेरे पास एक राउटर होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक स्विच है, और मेरे पास कुछ मेरे लैन नेटवर्क्स हैं। मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया जस्ट। अब आईएसपी के पीछे क्या होंगे, बहुत सारे आपके अटैकर हो सकते हैं, वैलिड यूजर हो सकते हैं। वैलिड यूजर मतलब जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके जो वैलिड यूजर मतलब जो रिमोट यूजर है, वो मान के चलो यहाँ पे कुछ सर्वर्स भी रखे हुए हैं, तो इन सर्वर को एक्सेस करने आ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके अथोराइज एक्सेस हो गए, ठीक है। आपके कुछ अटैकर्स हैं जो कि आपके नेटवर्क में अटैक कर सकते हैं। तो फायरवॉल को प्लेस करने का रीजन क्या है कि आपका अनऑथोराइज एक्सेस को, यानी आपके जो लैन नेटवर्क है, इस लैन नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या प्लेस करते हैं, फायरवॉल, जो कि बाहर से आने वाले अनऑथोराइज एक्सेस को हम लोग क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, बी प्रैक्टिकल, हमारे को ना बाहरी अटैक्स से ज्यादा खतरा आपके लैन यूजर्स से रहता है, ध्यान रखना। जो आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं बाहर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको याद हो, अगर रामायण सब लोगों ने देखी है, तो रावण जो था उसके में एक विभीषण था इंटरनल, जिसने पूरे रावण का जो सत्यानाश किया था उसी के वजह से हुआ था, यानी जितनी भी इंटरनल इंफॉर्मेशन थी उसी से निकलती थी। एग्जैक्टली अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो इंटरनल यूजर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे ऐसे केस स्टडी बताऊंगा जो मैंने अपने कैरियर में देखे हैं, ठीक है। मेरे ही
सहपाठी या कह लो मेरे ही जो कलीग्स थे, उन्होंने कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया था। बेड़ा गर्क क्या कर दिया था, उन्होंने एचआर के सिस्टम को एक्सेस करके बैठे हुए थे और हर दूसरे बंदे का सैलरी बताता था, इस बंदे की सैलरी इतनी है, इस बंदे की सैलरी इतनी है, मेरी कम दे दी, मेरी अभी एक बंदा ज्वाइन हुआ उसकी सैलरी ज़्यादा है, क्यों? वो उसको हर चीज़ के बारे में पता लगता था। बाद में पता लगा कि भाई साहब ने एचआर का सिस्टम एक्सेस करके उसके डेटा जो डेस्कटॉप पे जो भी डेटा पड़ा हुआ था वो सारा अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे कॉपी करके बैठा हुआ है। और जो भी बंदा, क्योंकि जब एचआर के में कोई बंदा नया आता है तो एचआर का काम क्या होता है, उसकी सैलरी वगैरह प्रोसेस करना, कितनी सैलरी, सारा डॉक्यूमेंट, वो सारा डॉक्यूमेंट एक फोल्डर के अंदर रखते थे और वो फोल्डर बंदा एक्सेस करके बैठा हुआ है। उसको पूरे कंपनी के अंदर जो कंपनी का जो सीटीओ जो बैठा है ना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उसकी भी सैलरी बताते थे, उसकी सैलरी इतने लाख रुपए है। कैसे? क्योंकि वो अंदर का ही बंदा था, उसने एक्सेस करके बैठा हुआ था, क्योंकि हमने कहीं प्रोटेक्शन हमने किया ही नहीं था। तो एग्जैक्टली यही होता है। तो फायरवॉल क्या करता है, आपके बेसिकली नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो इंटरनल नेटवर्क हो, चाहे आपका बाहर से कोई आ रहा हो आपके नेटवर्क तक, उसको भी प्रोटेक्ट करना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। सो व्हाट इज वाई फायरवॉल? द प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस एंड पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट। तो आपके नेटवर्क में किसी तरह का कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कोई करे आपके नेटवर्क को, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल को अप्लाई करते हैं। और फायरवॉल क्या करता है आपका, फायरवॉल एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर की तरह काम करता है बिटवीन योर ट्रस्टेड, मतलब इंटरनल नेटवर्क, ट्रस्टेड नेटवर्क उसको बोलते हैं, लैन नेटवर्क आपका ट्रस्टेड नेटवर्क बोला जाता है, और अनट्रस्टेड नेटवर्क हम किसको बोलते हैं, जो हमारा इंटरनेट होता है। सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ये आपका लैन नेटवर्क है और ये वैन नेटवर्क है। तो वैन और लैन के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये फायरवॉल। तो एक्चुअल में आपके इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में क्या काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है, कि भैया आप उस बाउंड्री तक पार तभी कर पाओगे जब आपका, एग्जाम्पल के लिए अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करना चाहते हो तो आपको एक सिक्योरिटी पोस्ट से करना पड़ता है, नहीं जब तक आप अपने को सिक्योरिटी चेक नहीं कराओगे तब तक आप नहीं जा पाओगे। मान के चलो आप मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए जा रहे हो और जैसे आपकी चेकिंग पोस्ट में आपके जेब में क्या है, आपके बैग में कोई मान को सीजर निकल जाता है, ये चाकू निकल जाता है, तो आपको वहीं पे रोक लेंगे। तो भैया कहाँ जा रहे हो उसको लेके, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, या तो आपको वो बाहर कर देंगे या तो आपकी वो चीज जब्त कर लेंगे। एग्जैक्टली फायरवॉल भी ऐसे ही काम करता है। जो भी ट्रैफिक इसके थ्रू पास होती है उस सभी ट्रैफिक को ये क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्ट, वर्ड सुन लो, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब जांच पड़ताल करना। तो जब भी कोई ट्रैफिक, चाहे वो आपकी लैन से वैन की तरफ जा रहा हो या वो वैन से लैन की तरफ आ रहा हो, आपका फायरवॉल उस ट्रैफिक को क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। वर्ड सुन लो, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब जांच पड़ताल जिसे बोलते हैं। अगर तो हाँ, इंस्पेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट करना। तो फायरवॉल, जितने भी तमाम फायरवॉल आप दुनिया के ले लीजिए, उन सभी का काम यही होता है, इंस्पेक्ट करना ट्रैफिक को। अगर आपकी ट्रैफिक मतलब कोई ट्रैफिक के अंदर कोई सस्पिशियस कोई चीज नहीं है तो आपका वो ट्रैफिक पास हो जाएगा एट द अकॉर्डिंग टू योर रूल। क्योंकि फायरवॉल अपने आप नहीं काम करता, हमें उस पर कुछ सर्टेन रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। उस रूल के हिसाब से आपका फायरवॉल ये डिसीजन लेता है, आइदर दिस ट्रैफिक शुड बी अलाउ और डिनाई। ये चीज आपके फायरवॉल के ऊपर हम कुछ सर्टेन रूल क्रिएट करते हैं, उसके बेसिस पे आपका फायरवॉल डिसीजन लेता है। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन में आपकी जो बाहर से यानी इंटरनेट से कोई ट्रैफिक अगर आपके लैन तक आ रही है, अलाउ नहीं होती है। और कभी ऐसा भी नहीं होता कि लैन से सारे ट्रैफिक आपके अलाउ वो वैन की तरफ, नो। फायरवॉल के अंदर हम लोग रियल प्रोडक्शन के अंदर बात करें तो रियल प्रोडक्शन में कभी भी सारे ट्रैफिक कभी भी अलाउ नहीं होता, चाहे वो इंटरनल से आप बाहर की तरफ जा रहे हो, बाहर से आप अपने इंटरनल की तरफ आ रहे हो। देयर शुड सर्टेन रूल्स हम लोग फायरवॉल पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड एंड इंटरनल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। तो मैं ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए कि समवन आस्क यू व्हाट इज द फायरवॉल, तो आपके पास एक सर्टेन लाइन आंसर होनी चाहिए कि फायरवॉल क्या है, व्हाई वी यूज फायरवॉल। सो सिंपल सा है, कोई पूछे व्हाट इज द व्हाई वी यूज फायरवॉल, सिंपल, प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिंपल, इस लाइन के अंदर पूरी जानकारी छिपी हुई है। अब आपको कंप्यूटर नेटवर्क वो नहीं पूछेगा क्या कंप्यूटर नेटवर्क, ये किस तरह के अनऑथराइज। अनऑथराइज का मतलब जो कि ऐसे अनऑथराइज पर जो कि मान के चलो वो अलाउ नहीं है, उस तरह के ट्रैफिक को मैं क्या करूंगा, फिल्टर करूंगा। फिल्टर या तो डिनाई कर दूंगा या तो अलाउ करूंगा, दैट्स इट। यानी एएसए या चेक पॉइंट या दुनिया की कोई भी फायरवॉल या तो ट्रैफिक को वो क्या करेगा, अलाउ,
या ट्रैफिक को क्या करेगा, डिनाई। ये दो काम आता है फायरवॉल को करना, बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, रूल्स के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो फायरवॉल के बारे में हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द रीजन वाई फायरवॉल इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर अटैक। फायरवॉल प्रिवेंट हैकर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉम एक्सेसिंग अ नेटवर्क and stealing sensitive information such as password, credit card numbers, personal data। मतलब आपकी कोई कंपनी है, बैंकिंग की साइट है, अगर वहाँ पे कोई फायरवॉल नहीं है तो बैंकिंग की साइट में अगर कोई सर्वर को अटैक करे तो उसके अंदर सभी कस्टमर के कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर चोरी हो सकते हैं। तो उस तरह के अटैक को अगर रोकना है तो हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल प्लेस करते हैं। तो व्हाट इज द व्हाई वी यूज फायरवॉल, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द साइबर अटैक, सिंपल। नेटवर्क सेगमेंटेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, नेटवर्क को डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट जोन में। फायरवॉल हेल्प्स टू सेगमेंट अ नेटवर्क इनटू अ डिफरेंट जोन्स। डिस्कस करेंगे जब हम जोन्स के ऊपर आएंगे। फायरवॉल्स पे जोन्स क्रिएट होती हैं, जैसे इनसाइड, आउटसाइड, डीएमजी या लैन वैन, आपको जोन्स क्रिएट करने पड़ते हैं और हर जोन की कुछ सिक्योरिटी लेबल्स होती हैं। तो जब हम उन टॉपिक्स के ऊपर आएंगे मोर क्लियर, ठीक है। तो आपका फायरवॉल जोन के हिसाब से काम करता है, चाहे वो कोई भी फायरवॉल हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्को एएस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी फायरवॉल। फायरवॉल वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे तो वो सभी के लिए लागू ये चीज, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फायरवॉल के अंदर नेटवर्क सेगमेंटेशन करते हो। नेटवर्क सेगमेंटेशन कैसे क्रिएट करते हो, बाय क्रिएटिंग जोन्स, डिफरेंट जोन्स क्रिएट करके आप नेटवर्क को सेगमेंट करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। जैसे याद होगा स्विच के ऊपर हम वीलैन्स क्रिएट करते थे डिफरेंट नेटवर्क्स बनाने के लिए, एग्जैक्टली फायरवॉल के ऊपर हम लोग जोन्स क्रिएट करते हैं। कौन सा लैन नेटवर्क है, कौन सा आपका इंटरनेट का नेटवर्क है, कौन साइड पे आपके राउटर के एएसए किस साइड पे इंटरनेट चल रहा है, कौन साइड पे सर्वर्स कनेक्टेड है। तो डिफरेंट जोन्स जब आएंगे तो क्लियर होगा। कंट्रोल एक्सेस रिसोर्सेज, फायरवॉल कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू स्पेसिफिक रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क सच एज सर्टेन एप्लीकेशन और वेबसाइट। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कुछ भी एक्सेस करते फिर रहे हो। एक कंपनी का बंदा वर्किंग प्रोटेक्शन के टाइम पे वो फेसबुक एक्सेस कर रहा है या यूट्यूब चला रहा है, इट्स नॉट अ रियल, मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं होता, ये अनऑथराइज एक्सेस हो जाएगा कि वर्किंग टाइम पे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, वर्किंग टाइम पे आप यूट्यूब में मूवी देख रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कंट्रोल करना, एक्सेस को कंट्रोल करना, चाहे वो आपके लैन नेटवर्क में हो, चाहे वो आपका बाहर से कोई बंदा आपके नेटवर्क तक आ रहा हो, सबको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट्स हो गया, दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट एम्प्लॉइज फॉर एक्सेसिंग साइट्स एप्लीकेशन दैट आर नॉट वर्क रिलेटेड। हाँ, मेरे एसीएल में कर रहे हैं हम लोग, फायरवॉल समझ रहे हैं। यहाँ पे फायरवॉल क्या कर रहा है, यहाँ पे पढ़ो व्हाई फायरवॉल इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली एसीएल तो क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ सर्टन रूल बनाने पड़ेंगे, लेकिन फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर आपके पास फायरवॉल नहीं है तो क्या आप किसी फेसबुक को ब्लॉक कर सकते हो, यूट्यूब को ब्लॉक कर सकते हो, राउटर से कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका एसीएल से क्या आप क्या करते हो, एसीएल से आप एक सोर्स ऑफ आईपी या तो सबनेट या तो पोर्ट, यही तो आप ब्लॉक करते हो ना, यही तो आप करते हो। कैन यू फिल्टर द वेबसाइट्स? नो। गॉट इट व्हाई वी व्हाट आई एम सेइंग हियर, क्लियर है ना? हाँ, तो नेटवर्क एक्सेस यहाँ पे ये कंट्रोल एक्सेस का मतलब है कि आपके रियल प्रोटेक्शन पे जो लैन नेटवर्क्स हैं, यानी जो लैन यूजर है, मैं उनकी बारे में बात कर रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि जो वेबसाइट उनसे रिलेटेड नहीं है वो खोल के बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल के बैठे, मतलब खाली टाइम पे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, रियल प्रोटेक्शन का भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ फायरवॉल। अब हम फायरवॉल पे आते हैं, सिंपल सा, अभी तक जितना हमने डिस्कस कर ही लिया है, डेफिनेशन पढ़ लो थोड़ा सा। अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस, फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब मैं बता दूं कि फायरवॉल आपके दो टाइप के हो सकते हैं, तो हार्डवेयर फायरवॉल हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर का मतलब एक डेडिकेटेड डिवाइस होगा, जो बॉक्स होगा डेडिकेटेड, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय द सॉफ्टवेयर फायरवॉल? एनीवन गिव मी एनी एग्जांपल? सॉफ्टवेयर फायर, यस, जो विंडोज फायरवॉल है। अगर आपको क्लाउड AWS पे कोई फायरवॉल डिप्लॉय करना है तो वहां पे तो आप क्लाउड पे तो कोई फिजिकल फायरवॉल नहीं लगाओगे ना,
एक वर्चुअल फायरवॉल लगाओगे तो वर्चुअल फायरवॉल कैसा फायरवॉल है? सॉफ्टवेयर फायरवॉल। क्लियर है ना? तो फायरवॉल कुड बी अ हार्डवेयर, कुड बी अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब इट्स अ वर्चुअल। ठीक है। आप आपको क्या करना होता है कि जैसे कि मान के चलो कि मैं AWS की बात करूं या एज्योर की बात करूं या गूगल क्लाउड, तो वहां पे मैं अपना फायरवॉल फिजिकल तो नहीं लगा सकता। व्हाट आई विल डू, सपोज मुझे सिस्को का लगाना है, पालो अल्टो का लगाना है, कोई भी फायरवॉल लगाना है, एवरी कंपनी प्रोवाइड अ वर्चुअल फायरवॉल। तो वहां पे आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, उस मशीन के अंदर आप उस फायरवॉल को डिप्लॉय कर दोगे। एग्जैक्टली इंटरफेस आउटपुट सब कुछ सेम होगा, बट दैट इज अ वर्चुअली। आपको बेसिकली यूआई जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, जो वो हार्डवेयर में हो चाहे वो फिजिकल आपका वर्चुअल में हो, बट एट द एंड वो क्या होगा, वर्चुअली काम करेगा। तो उसके लिए आपको जिस भी वेंडर का फायरवॉल आपको चाहिए, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। दे विल प्रोवाइड यू, दे विल हेल्प यू। वो पूरा डिप्लॉयमेंट के लिए आपको हेल्प करेंगे विद लाइसेंस के साथ। वो आपको प्रोवाइड कर कैसे डिप्लॉय करना, वो सारी चीजें बताएंगे। डिप्लॉय करने के बाद आपको फिर अपना फायरवॉल को मैनेज करो, जैसे यहाँ पे नॉर्मल करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ठीक है। हार्डवेयर फायरवॉल तो हम लोग डायरेक्टली कंपनी में सर्वर रूम में लगाते हैं, बट वर्चुअल फायरवॉल को कहाँ लगाएंगे, है ना? तो वो उसके लिए हमें जिस भी वेंडर का फायरवॉल चाहिए होता है, हमें उस वेंडर को कॉल, उस कंपनी को कांटेक्ट करना होता है, और उनको जैसा आप बताओगे उसके हिसाब से दे विल हेल्प यू। ऐसा नहीं बोलेगा लो भैया ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, नो, दे विल हेल्प यू। ठीक है। ओके, तो बात कर रहे हैं व्हाट इज अ फायरवॉल। सिंपल है, अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डिजाइन टू कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग द ट्रैफिक। ठीक है। जैसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड होता है कंपनी के अंदर, कौन जा रहा है कौन आ रहा है देख रहा है। ठीक है। आप 5 स्टार होटल में ऐसे नहीं घुस सकते, या आप पार्लियामेंट में ऐसे नहीं घुस सकते, वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी पोस्ट होते हैं। तो एक्जैक्टली वो काम क्या कर रहे हैं, फायरवॉल की तरह काम कर रहे हैं। आपके पास प्रूफ है, आइडेंटिटी है, तो यू कैन कम। अगर नहीं है तो आपको वहीं से बाहर करने जाओ भैया, अपने घर जाओ। एक्जैक्टली फायरवॉल भी वही काम कर रहा है। ठीक है। सो फायरवॉल एक्ट एज अ बैरियर, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बिटवीन अनट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। फायरवॉल इज अ सेट ऑफ, हाँ, फायरवॉल यूजेज अ सेट ऑफ predefined rules determine which traffic should be allowed into the network and which should be blocked. Block means block traffic based on several factors such as source IP, destination IP, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल के नंबर के बेसिस पे आपका ट्रैफिक को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो आपका ये फायरवॉल के अंदर ये आपके डेफिनेशंस हो गई। सिंपल सा है, बहुत इजी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और मजा आएगा पढ़ने में। अब टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करूं, देखो टाइप्स ऑफ फायरवॉल अगर गूगल करोगे ना, बहुत सारे फायरवॉल्स मिलेंगे। कोई नहीं पूछेगा यार आपसे कंपनी के अंदर व्हाट इज द टाइप ऑफ फायरवॉल बताओ। हाँ, जो मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखे हैं, 3 जो कैटेगरीज लिखी हैं, ये कैटेगरीज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, व्हाट इज द स्टेटफुल, तो अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करूं, इसमें प्रॉक्सी भी कॉल बोला जाता है। तो मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये चीजें कोई पूछता नहीं है इस लेवल पे। अगर आप फायरवॉल के इंटरव्यू देने जाओ तो आपसे नहीं पूछते व्हाट इज अ प्रॉक्सी, सबको पता होता चीजें, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ द फायरवॉल ये जरूर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन विद द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो फायरवॉल के टाइप्स हैं, एक तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, और एक है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो अभी लेटेस्ट फायरवॉल है। नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल का मतलब भी समझाऊंगा, व्हाई वी कॉल्ड इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होता है। दिस टाइप ऑफ फायरवॉल एग्जामाइन ईच पैकेट्स ऑफ डेटा दैट पास थ्रू इन फिल्टर देम बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। सिंपल सा ये मैं बता दूं कि ACL की बात कर रहा हूं, ACL की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जो ACL, हाँ, जो हम लोग ACL जो क्रिएट करते हैं एक राउटर के ऊपर, सपोज मेरे पास एक राउटर है, इस राउटर के ऊपर मैंने एक ACL क्रिएट किया, और उस ACL से या तो मैं ट्रैफिक को डिनाई कर रहा हूँ या तो अलाउ कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में जो आपका ACL है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो ये डिवाइस कैसे काम करेगी, एज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तरह। यानी यहाँ पे IP के बेसिस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, कैन सी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कैन ब्लॉक ट्रैफिक बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस एंड पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। सो ACL इज अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। कह लो कि वो आपसे बारे में ACL के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज अ ACL। So ACL is a feature which we can filter the traffic based on source, destination, IP address, port number and protocols number। यही होता है ना exactly। लेकिन फायरवॉल के अंदर उसी ACL को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। यानी जिस, हाँ वही चीज है ये, बिल्कुल अभी डिस्कस कर।
सोर्स के बेसिस पे, हाँ डिस्कस करेंगे आगे ये सारी चीजें आगे। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का मतलब क्या है, जो आपकी ACL है, दिस टाइप ऑफ फायरवॉल एग्जामाइन द इस पैकेट। जो ये पुराने टाइप के फायरवॉल थे, जो पहले फायरवॉल आते थे ना, वो सिर्फ पैकेट को IP के बेसिस पे सबनेट के बेसिस पे, पोर्ट नंबर के बेसिस पे, प्रोटोकॉल के बेसिस पे आपका फायरवॉल काम करता था वो। लेकिन आज की टाइम में आपको ये वाला फायरवॉल मिलेगा नहीं। ये डेडिकेटेड फायरवॉल होता था जिसके ऊपर सिर्फ ACL काम करती थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो उस टाइप के फायरवॉल आज आपको मिलेंगे नहीं, सिंगल बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा। ये जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है इसके अंदर ये फीचर मिलेगा आपको, डिस्कस करेंगे भी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, या कह लो कि स्टेटफुल फायरवॉल। मैंने यहाँ पे स्टेटफुल इंस्पेक्शन दे रखा है, इंस्पेक्शन आप इसको भी बोल सकते हो, स्टेटफुल फायरवॉल भी बोल सकते हो। कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, या पूछा जाएगा व्हाट इज द स्टेटफुल फायरवॉल। कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटफुल फायरवॉल का क्या है, ध्यान से समझो। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल आर सिमिलर टू अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये भी आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तरह ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं पैकेट फिल्टरिंग की बात कर रहा हूं और स्टेटफुल फायरवॉल की बात कर रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की। तो मेरे पास मान के चलो एक ये फायरवॉल है, और ये कैसा फायरवॉल है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। यहां पे मेरे पास एक लैन है, यहां पे मेरे पास एक लैन है, ठीक है। सो मान के चलो मेरे पास एक यूजर है यहाँ पे 10.1.1.10, और यहां पे मेरे पास एक यूजर है 20.1.1.10। अब ये मैं 10.1.1.10 से 20 वाले CVC को क्या करना चाहता हूं, टेलनेट। तो मैं क्या करूंगा, इस फायरवॉल के ऊपर एक ACL क्रिएट करूंगा, जहां पे मैं सोर्स बताऊंगा कि अगर 10.1.1.10 अगर जाना चाहता है 20.1.1.10 और ये टेलनेट के ट्रैफिक को अगर लेकर जाना चाहता है तो उसको क्या कर दो, अलाउ। मैंने एक ACL क्रिएट कर दिया, और ये ACL इसके पास मैनुअली इसके पास एंट्री हो जाएगी। अब जैसी ट्रैफिक यहां पे आया, ध्यान से समझना, जैसे ट्रैफिक आया तो इसने पहले क्या चेक किया, ACL। उसने देखा कि ACL के अंदर एक एंट्री बनी हुई है 10.1.10, अगर ये 20 तक जाना चाहता है तो टेलनेट के ट्रैफिक लेकर लाओ। तो ये ट्रैफिक लेके जा रहा है, तो ट्रैफिक इसने इस फिल्टरिंग के बेसिस पे, ये जो पैकेट फिल्टर यानी ये जो अपने एंट्री बनाई है मैनुअल, इसके बेसिस पे ट्रैफिक क्या कर दिया इसने, अलाउ। समझ में आया। लेकिन इसने किसी भी तरह के कोई एंट्री को मेंटेन नहीं किया। उसने ट्रैफिक देखा, ट्रैफिक जैसे ही आया उसने ट्रैफिक देखा, ACL चेक करी और आगे पैकेट को फॉरवर्ड कर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, मतलब पैकेट के बेसिस पे डिसीजन लेना, और यहां पे किसी भी तरह का कोई कनेक्शन को मेंटेन नहीं किया जा रहा। सोर्स चेक करा, डेस्टिनेशन चेक किया, पोर्ट चेक करा, प्रोटोकॉल चेक किया, अलाउ है तो अलाउ, डिनाई है तो डिनाई, दैट्स इट। इसको हम लोग बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। अब स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है। स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम यहां पे जैसे एक ASA ले लेते हैं, दो जोन फिर से बना दिया। यहां पे मेरे पास एक यूजर है 10.1.1.10 और 20.1.1.10। तो जैसे ही आपका मान के चलो ये 10.1.1.10 20.1.1.10 के लिए क्या कर रहा है, टेलनेट कर रहा है, सेम चीज हम मान के चल रहे हैं। तो सोर्स IP क्या बनेगा 10.1.1.10, डेस्टिनेशन क्या बनेगा 20.1.1.10। मान के चलो टेलनेट का पैकेट लेके जा रहा है, तो सोर्स पोर्ट एक रैंडम पोर्ट होगा, मान के चलो 1 2 3 4 5 सोर्स पोर्ट बन गया और डेस्टिनेशन पोर्ट 23। ये पैकेट बना और पैकेट आया आपके ASA के पास। जैसे ही ASA के इस इंटरफेस पे पैकेट हिट करेगा तो ACL चेक करेगा पहले तो क्या भैया इसको अलाउ है कि नहीं है। तो ACL तो बनानी पड़ेगी। मान के चलो मैंने ACL बना रखी थी भाई 10.1.10 अगर 20 में जाता है टेलनेट की ट्रैफिक को लेके, तो ये आपका ASA क्या करे, इस ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर दे। लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले आपका ये ASA क्या करेगा, यहां पे अपने पास एक कनेक्शन टेबल क्रिएट करेगा। यहां पे ACL तो बनी होगी, लेकिन ACL के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड भी करेगा,
लेकिन ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने से पहले कनेक्शन टेबल मेंटेन करेगा, जिसमें बोलेगा कि भैया एक 10.1.1.10 20.1.1.10 पे जा रहा है, सोर्स पोर्ट 1 2 3 4 5 और डेस्टिनेशन पोर्ट 23 लेके जा रहा है। ये वाला कनेक्शन बनाने के बाद ट्रैफिक आगे क्या करेगा, फॉरवर्ड। अब मान के चलो अब इस यूजर के पास ट्रैफिक आ गया, तो अब ये यूजर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा बदले में। तो अब ये जो मेरा यूजर है 20 वाला, इसने क्या किया, रिप्लाई किया, और रिप्लाई जब किया तो उसने पैकेट क्या बनाया, सोर्स बनाया उसने 20.1.1.10, डेस्टिनेशन बनाया इसने 10.1.1.10, सोर्स पोर्ट बनाया 23 और 1 2 3 4 5, यही बनाएगा। और ट्रैफिक आएगा आपके एएसए के पास। जैसी ट्रैफिक एएसए पे आएगा तो एएसए क्या चेक करेगा, यहां पे कोई कनेक्शन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। इट इज एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मतलब एग्जिस्टिंग कनेक्शन का रिप्लाई है या फिर क्या, क्योंकि आपका पता है ये जो आपका यूजर है ये आउटसाइड में है और ये कैसा आपका यूजर इनसाइड में है, ध्यान से समझिएगा। तो हो सकता है कि आउटसाइड से कोई बंदा ट्रैफिक इनिशिएट कर दे मेरे लैन नेटवर्क के लिए, तो मेरा एएसए कैसे ट्रैफिक ये करेगा कि भैया ये फ्रेश ट्रैफिक पैकेट आ रहा है या फिर ये कोई एग्जिस्टिंग पैकेट है। तो अब ये क्या करेगा, पैकेट को आगे लैन में भेजने, इनसाइड में भेजने से पहले विल चेक द कनेक्शन टेबल, और कनेक्शन टेबल में देखा कि भाई मेरे पास एक एंट्री बनी है 20.1.1.10 जो जाना चाहता है 10.1, ठीक है, सोर्स पोर्ट 1 2 3 4 5, डेस्टिनेशन 23, मैच करके सारा कुछ। अब ट्रैफिक आगे इसके पास भेज देगा, तो ट्रैफिक यहां पे पास होगा। जैसी ट्रैफिक एएसए के थ्रू पास होगा, एएसए विल मेंटेन द कनेक्शन टेबल, and when the reply packet is come back, then ASA will check if it is a existing connection or is a fresh connection। तो जैसे देखेगा existing connection है, then will come to reply, वो आगे भेज देगा, otherwise he will drop the packet। समझ में आया, ये आपका stateful firewall के केस में होता है। तो stateful firewall क्या करता है, कनेक्शन टेबल मेंटेन करता है। और आज जितने भी हमारे पास जितने भी फायरवॉल्स हैं, जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हैं, वो हमेशा इस स्टेटफुल फायरवॉल यानी इस फीचर को क्या करते हैं, सपोर्ट। यानी एवरी फायरवॉल यूज दिस फीचर स्टेटफुल। कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टेटफुल का? तो स्टेटफुल का मतलब है जैसी ट्रैफिक आपके एएसए के पास पहुंचेगा, एएसए सबसे पहले क्या चेक करेगा, एसीएल, उसके बाद चेक करेगा राउटिंग, उसके बाद लगेगा कि भैया राउटिंग भी अवेलेबल है, ट्रैफिक भी अलाउ है, तो अब मैं इस ट्रैफिक को क्या करूंगा, एग्जिट करूंगा। लेकिन बिफोर दैट आई विल मेक अ कनेक्शन एंट्री। तो ये कनेक्शन एंट्री बनाएगा और पैकेट को आगे भेज देगा। जब रिप्लाई पैकेट आएगा, एएसए विल चेक कि फर्स्ट द कनेक्शन इज अवेलेबल और नॉट। अगर कनेक्शन अवेलेबल होगा तभी ट्रैफिक इनसाइड में रिप्लाई भेजेगा, अदरवाइज आपका एएसए उस ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। तो दिस इज द कॉल्ड स्टेटफुल फायरवॉल। और आपके डेट में जितने भी फायरवॉल्स हैं वो सारे आपके स्टेटफुल फायरवॉल ही हैं। सो अगर आप पढ़ो यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन भी यही लिखा होगा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल एज सिमिलर टू पैकेट। यहाँ भी पैकेट को फिल्टर किया था, बट दे कैन ऑल्सो एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑन नेटवर्क ट्रैफिक। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है समझ में नहीं आएगा, बाद में छोड़ो। दे कीप द ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच कनेक्शन, आपके एवरी कनेक्शन की स्टेट को मेंटेन करेगा। एंड अलाउ ओनली ऑथोराइज ट्रैफिक टू पास थ्रू, और वही ट्रैफिक पास होगा जिसकी स्टेट कनेक्शन क्या होगी, बनी होगी। दैट कॉल बी अ स्टेटफुल फायरवॉल। आज के जितने भी फायरवॉल हैं सभी इस फीचर को सपोर्ट करते हैं। गॉट माई पॉइंट, यस और नो? अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है। देखो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बेसिकली क्या है कि अगर मैं बात करूं कि आपका फायरवॉल क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो मैं फायरवॉल के फीचर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है। जो फायरवॉल का जो फीचर है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, राउटिंग, नेटिंग, एसीएल सपोर्ट करता है, वीपीएन सपोर्ट करता है, यूआरएल फिल्टरिंग है, आईडीएस, आईपीएस है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम उसे बोलते हैं, ठीक है, और कह लो कि इसमें आपका एंटीवायरस है। यानी एक ही फायरवॉल के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। दैट्स कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। पहले क्या होता था, एंटीवायरस के लिए एक डेडिकेटेड
बॉक्स होता था, iOS आपका एक डेडिकेटेड बॉक्स होता था, VPN के लिए अलग से डेडिकेटेड बॉक्स होता था, बट इन सभी को एक सिंगल बॉक्स में कंबाइन कर दिया. दैट्स व्हाई वी कॉल इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज नथिंग दिस, इट्स अ collections of multiple threat protection device like VPN, IDS, IPS, firewall, ACL, NAT, routing. These are feature called is next generation. ये इतनी सारी फीचर जो एक बॉक्स में इन्होंने कंबाइन करके दिया है, इसीलिए उस फायरवॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. और आज कल जितने भी फायरवॉल्स आ रहे हैं वो NGFW ही होते हैं. यानी आपको एंटीवायरस के लिए भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको IDS IPS के लिए भी कोई अलग से डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है. ऑल द फीचर्स कंबाइन इन अ सिंगल बॉक्स. दैट वाई वी कॉल्ड इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. तो अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कंटेन द फीचर ऑफ ट्रेडिशनल फायरवॉल्स, इसको ट्रेडिशनल फायरवॉल भी बोलते हैं. एडिशनल सिक्योरिटीज़, जिसमें आपको एडिशनल सिक्योरिटीज़ मिल जाती हैं, टेक्नोलॉजीज सच एज इंट्रूजन प्रिवेंशन, एंटीवायरस, कॉन्टैक्ट फिल्टरिंग. ठीक है, VPN, यहाँ पे VPN वगैरह ऐड नहीं किया मैंने, VPN वगैरह भी है. तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं आपके एक ही बॉक्स के अंदर मिलते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. अगर इन तीनों पॉइंट में किसी को डाउट है तो इसको ना आस्क. एनीवन? समझ में आ रहा है सबको? किसी को ऊपर से तो नहीं बाउंस मार रहा है? ठीक है सबको, एवरीवन? ठीक है, चलो ओके, ठीक है, गुड. अब हम बात करते हैं कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म्स के बारे में. देखो, सिक्योरिटी अगर आप फायरवॉल पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे जैसे कि मेलवेयर, फिशिंग, वल्नरेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग. ये आपके सारे जो वर्डिंग है ये सिक्योरिटी के टर्म्स हैं. हम यहाँ पे मेलवेयर क्या है उसको डिटेल में नहीं सीखेंगे, फिशिंग क्या होता है हम फिशिंग करना नहीं सीखेंगे. हमें एग्जैक्टली उसका मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो करता क्या है. इन फ्यूचर अगर आपको एथिकल हैकर में जाना है, सपोज आपको CS करना है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना है, ये टर्म्स से आपको वास्ता पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आपको फायरवॉल की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है, सिक्योरिटी के टर्म्स आपको पता लग जाते हैं, सिक्योरिटी में किस किस के टर्म्स होते हैं, किस टाइप के टर्म्स होते हैं, तो देन यू कैन मूव योर प्योर सिक्योरिटी इंजीनियर. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस टू वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर. ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है जो कि यूजर की आइडेंटिटी को प्रोसेस करता है, वेरीफाई करता है. एग्जाम्पल, आप एक मान के चलो आपके घर में कंप्यूटर है या आपका फोन ले लो या जो डिटेल में हम लोग हर फोन को अंदर क्या करते हैं, हम अपना पासवर्ड लगा सकते हैं. ठीक है, कोई लोग आपका वो पैटर्न लॉक लगा देता है, कोई पासवर्ड लगा देता है, कोई आपका 4 डिजिट का कोड लगा देता है. और जिसको वो कोड पता होता है वो, क्योंकि आप ही को पता है उस फोन का एक्सेस, तो आप ही खोलोगे, तो यू आर द ऑथराइज. आप क्या कर रहे हो? अगर आपको फोन के अंदर अगर सही पासवर्ड देके लॉगिन करो, मतलब यू आर द वेरीफाई यूजर, आप ही उस डिवाइस के मालिक हो. दैट वाई यू आर आप लॉगिन कर पा रहे हो. एग्जैक्टली हम लोग नेट बैंकिंग करते हैं अपनी आईडी से. अपनी नेट बैंकिंग आईडी अपने दोस्त के शेयर नहीं करोगे, आपको पता है, बहुत क्रिटिकल है. तो जब हम नेट बैंकिंग को लॉगिन करते हो तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाता है. तो जब अपना यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट डालते हो तभी आपके पास आपका जो नेट बैंकिंग का जो डैशबोर्ड है वो आपके पास दिखाई देता है. क्यों? जब आप अपने आप को प्रूफ करते हो. तो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपका क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं? ऑथेंटिकेशन. प्रूव योर आइडेंटिटी, वेरीफाई योर आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी को प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड हैं. पहला मेथड है पासवर्ड, सिर्फ ओनली पासवर्ड से, और दूसरा यूजर नेम एंड पासवर्ड. ये सारे ऑथेंटिकेशन के मेथड हैं. वन टाइम पासवर्ड ये भी ऑथेंटिकेशन का मेथड है. मान के चलो कि अगर आपने साइन अप किया किसी नेटफ्लिक्स में या किसी अपने कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर, तो आजकल OTP का जमाना है. अपना मोबाइल फोन देते हो, नंबर डालते हो, तो नंबर तो आप किसी का भी डाल सकते हो. तो अगर आपने किसी का नंबर डाल दिया, OTP गया, तो OTP तो उसी पे जाएगा जो ऑथराइज होगा, जो एक्चुअल में जो डिवाइस का मालिक होगा. और अगर जिसके पास OTP आएगा वही उसको अपने आप को प्रूफ कर पाएगा. तो मतलब आइडेंटिटी प्रूफ करना. तो ऑथेंटिकेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना? व्हाट डू मीन बाय ऑथेंटिकेशन? इट्स अ प्रोसेस टू वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी एंड द डिवाइस एप्लीकेशन बिफोर गेटिंग द एक्सेस. वो भी हम लोग करेंगे आगे की चीज़ है. लेकिन ऑथेंटिकेशन हम लोग क्यों करते हैं? आप नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हो. आप बताते हो यू आर द राइट पर्सन टू एक्सेसिंग दैट नेटवर्क और दैट रिसोर्सेज, दैट डिवाइस, एवरीथिंग. नेक्स्ट है आपका इंक्रिप्शन. इट्स नथिंग, इट्स अ प्रोसेस टू इनकोडिंग डेटा दैट कैन नॉट बी रीड एक्सेस बाय अ अनऑथराइज्ड यूजर. एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपने
किसी को हेलो मैसेज सेंड करना है और ये हेलो मैसेज ऐसे ही नेटवर्क में चला गया तो कोई भी उसको खोल सकता है, देख सकता है। तो मैं क्या करूंगा इसको इनक्रिप्ट कर दूंगा। इफ समवन कैप्चर दिस मैसेज, क्योंकि आप देखो आप नेटवर्क में अटैक को आप नहीं रोक सकते, यू कैन नॉट स्टॉप द अटैक, यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम देम, ये सुन लो। आप घर में चोरी होने से नहीं रोक सकते, मतलब चोर को आने से रोक सकते हो, आप उसके लिए प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो। भैया मैं घर में ताला लगा दूंगा, डबल डोर का डबल लॉक लगा दूंगा, आगे भी बाहर भी ताला लगा, अंदर भी ताला, तो ताकि बंदा लॉक अंदर आ ना पाए चोर। लेकिन आप उस अटैक को नहीं रोक सकते। हाँ, चोर आएगा, ट्राई करेगा आपके घर में घुसने की, नहीं कर पाएगा, चला जाएगा, लेकिन वो ट्राई करेगा, उस चीज को आप नहीं रोक सकते। तो आप नेटवर्क के अंदर अटैक को नहीं रोक सकते, यू कैन नॉट अटैक मतलब स्टॉप द अटैक, बट यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम देम, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है टू प्रोसेस इनकोडिंग डेटा, मतलब आपके प्लेन टेक्स्ट को एक कोडिंग फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देना, दैट प्रोसेस है इंक्रिप्शन। क्यों कर रहे हैं? ताकि अनऑथोराइज्ड यूजर अगर उस डेटा को एक्सेस करता है तो उसके लिए वो रीडेबल ना हो, दैट इज बाई कॉल, हाँ मिसयूज कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्रिप्शन कर देते हैं। तो ये सारी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वीपीएन वगैरह डिस्कस करेंगे। इंक्रिप्शन को करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, देयर आर मेनी प्रोटोकॉल्स आर देयर इन द नेटवर्क। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? वो तो होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन और भी सारे आपके बहुत से प्रोटोकॉल होंगे जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने सही बोला कि जैसे आपका एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमारे पास एक होता है एसएसएल प्रोटोकॉल, यस और नो? एचटीटीपीएस के आगे लग जाता है ना, वही होता है सिक्योर लेयर। यही तो आपके डेटा को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर देता है। तो एचटीटीपीएस हो गया, ये तो एसएसएल प्रोटोकॉल हो गया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, वहाँ भी प्रोटेक्शन चाहिए, डबल प्रोटेक्शन। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो इंक्रिप्शन का मोटा मोटा पॉइंट है टू कन्वर्ट योर प्लेन टेक्स्ट इनटू अ अनरीडेबल फॉर्म, साइफर टेक्स्ट जैसे बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट, CIPHER। मेलवेयर क्या होता है? सिंपल सा, सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ। एनी टाइप्स ऑफ malicious सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स दैट आर डिजाइन टू डैमेज योर इंटरप्ट योर नेटवर्क, मतलब आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके नेटवर्क को डैमेज करने के लिए जो मेलवेयर्स हम बनाते हैं, वायरसेस, रोम्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे हमारे मेलवेयर्स होते हैं। तो मेलवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉर्म्स, वायरसेस। वायरस की ये टाइप्स है। वॉर्म्स क्या करता है, अगर आपके नेटवर्क में वॉर्म्स आ गया तो पता क्या करता है वॉर्म का काम होता है कि एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर को डुप्लीकेट फोल्डर बनाना, फोल्डर को रेप्लिकेट, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके नेटवर्क में। अगर आपने इस तरह के कभी देखा हो, हमने तो बहुत फेस किया था जब विंडोज एक्सपी हम यूज़ करते थे, फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जाता था, एक वायरस बन गया था। अगर आई डोंट नो तुम लोगों ने किया कि नहीं किया, हमने बहुत यूज़ किया, देखा था। एक बार हम पेनड्राइव लगाते थे कि भाई मूवी दे दे, और उस पेनड्राइव को लगाया अपने सिस्टम पे, जैसे लगाया मूवी तो मिल गई लेकिन साथ में वायरस भी आ गया। और वो वायरस क्या था, वो फोल्डर के अंदर फोल्डर बना देता था। तो उसको वो वॉर्म्स बोलते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है पता है किसी को? ये आपके नेटवर्क में बैकडोर क्रिएट कर देता है। बैकडोर, ट्रोजन हॉर्स मतलब ट्रोजन हॉर्स का मतलब है ये घोड़ा होगा लेकिन घोड़े जैसा दिखेगा। मतलब आपके मान के चलो कि आपके पास एक लिंक आया, ठीक है, और आपको लगेगा ये तो सही है, बढ़िया लिंक है, उसमें क्लिक मार दिया, क्लिक मारते ही आपका नेटवर्क में बैकडोर क्रिएट हो गया। बैकडोर का मतलब है, ट्रोजन हॉर्स से क्या होता है बेसिकली, बैकडोर क्रिएट किया था। बैकडोर का मतलब है कि कोई भी बंदा आपके नेटवर्क में बिना ऑथोराइज, बिना ऑथेंटिकेशन आपके नेटवर्क में आराम से एंटर कर जाएगा। कोई उसको यूजर नेम नहीं चाहिए, कोई उसको पासवर्ड नहीं चाहिए, वो बैकडोर क्रिएट करेगा। जैसे यार आपका घर है, घर के पीछे किसी ने पीछे जाके सुरंग खोद दिया और सुरंग के अंदर घुस गया, तो ये तो ट्रोजन हॉर्स हुआ, उसने बैकडोर क्रिएट कर दिया। और वहाँ से अगर आपने कभी न्यूज़ सुना होगा, बीच में आया था बहुत टाइम पहले की बात है, जो एक बंदे ने अपने घर से बैंक के बीच में सुरंग खोदी थी अंदर से, और बैंक के अंदर से सारा सोना, वो क्राइम पेट्रोल में भी आया हुआ था ये चीज़। तो उन्होंने क्या बोलते हैं वो घर, हाँ डेटा भी शेयर करता है, मतलब आपका की लॉगर वगैरह, मतलब आपका पूरा एक्सेस ले लेता है रिमोट का, आपके पूरे डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है बेसिकली ट्रोजन हॉर्स से।
ये आपका एक कह लो कि एक इतना खतरनाक वायरस है ये कि आपके डिवाइस का पूरा एक्सेस आ जाएगा, क्लोन हो जाएगा आपका। मैं आपके सिस्टम को यहीं बैठे बैठे एक्सेस कर रहा हूँ, आपके सिस्टम पे क्या है एवरीथिंग आई कैन रीड। मैं चुपचाप आपके सिस्टम में घुसूंगा और चीज़ों को देखता रहूँगा। तो बैकडोर क्रिएट कर देता है एक नेटवर्क के अंदर घुसने के लिए, ठीक है। तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो ट्रोजन हॉर्स को करना कुछ नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि ट्रोजन क्या होता है, वॉर्म्स क्या होती है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैलवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायरस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है। उसके बाद फिशिंग पता होगा, आजकल बहुत चल रहा है सोशल इंजीनियरिंग कि मतलब आपके सेम एक फेक आपके पास एक क्या बन जाती थी, वेबसाइट बन जाती है जहाँ पे आपको पूछा था यूजर नेम एंड पासवर्ड डालिए, ठीक है। मान के चलो कि आपने फेसबुक खोला, किसी ने आपको लिंक बना दिया, कई बार देखा होगा आते हैं भैया अमेजोन के ऊपर इस वाले पे क्लिक कर दो, आपके पास $100 आपके नेटवर्क बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें वो फेक वेबसाइट्स होती हैं, अगर कभी उसको वेबसाइट को खोल के देखना, ठीक है। तो कई लोग फॉरवर्ड करते हैं भैया 10 लोगों को भेजो आपको वो मिलेगा, बहुत सारे पहले चलते थे ये चीज़। वो फिशिंग अटैक होती है एक तरीके से, वो दिखेगा आपको वेबसाइट की तरह ही। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं डैशबोर्ड पे आते हैं, देखो फिशिंग वेबसाइट होती है जैसे कि मान के चलो आपने फेसबुक खोला, पूरा का पूरा ये फेसबुक जैसा ही दिखेगा। यहाँ पे यूजर नेम पूछा, आपने अपना यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाला, आपने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। और पासवर्ड डालते ही आपका ये एक बार रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद आपके पास वापस से यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। अब ये जो पासवर्ड जो यूजर नेम पूछ रहा है ये आपकी रियल वेबसाइट है, लेकिन इससे पहले जो खुली थी वो फेक वेबसाइट थी। उन्होंने जितना काम करना था उन्होंने एक यूजर नेम पासवर्ड डाला आपने और एंटर मारा, पेज रिफ्रेश होकर वापस से आ गया। तो आपको तो लगेगा यार हो सकता है नेटवर्क में कोई दिक्कत तो इसलिए दोबारा पूछा, मैं दोबारा डाल देता हूँ। लेकिन अटैकर ने जितना काम करवाना था उसने आपसे करवा लिया। उसको चाहिए था आपका यूजर नेम पासवर्ड और उसको यूजर नेम पासवर्ड इजीली उसको मिल गया, क्योंकि ये रीडायरेक्ट पेज होती है जो कि आपके पास दिख रही होती है और क्या होती है, फेक वेबसाइट्स होती हैं। दिखेगा एकदम एग्जैक्टली, आपको आप पता नहीं लगा पाओगे। कैसे पता लगा पाओगे? अगर आपको थोड़ा सा यूआरएल वगैरह की आइडेंटिफिकेशन हो। क्योंकि मैं भी जब भी मेरे पास, मैं इतना अलर्ट रहता हूँ कि कोई ने मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज भेजा, कोई लिंक भेजा, उस लिंक पे मैं क्लिक नहीं करता जब तक मैं उस लिंक के बारे में पूरा देख ना लूँ, क्या है ये, क्या उसके अंदर यूआरएल क्या दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बता दूं कि आप सिंगल एक यूआरएल पे क्लिक करेंगे ना, आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस आ जाएगा। आप पीडीएफ की कोई फाइल किसी ने शेयर करी, एक्सेस किया, उससे पूरा डेटा एक्सेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन कोई हैकर या कोई अटैकर जब तक यूज़र की गलती ना हो तब तक वो कोई भी बड़ा हैकर हो आपके नेटवर्क को या आपके डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं भी हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि सपोज कि मैं आपका सिस्टम हैक करूँ, तो मैं जब तक आपसे कोई गलती ना करवाऊँ तब तक मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। वो जादू थोड़ी है, कोई ना कोई लिंक भेजूंगा, कुछ ना किसी चीज़ पे क्लिक करवाऊंगा, जहाँ पे कुछ ना कुछ आपके माइंड गेम खेलूंगा, जिससे कि आप क्या करूँ, मैं कुछ ना कुछ गलती आपसे करवाऊँ जिससे मुझे अनऑथराइज एक्सेस आपके नेटवर्क का मिल जाए, लाइक दिस। तो फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं वो सारी, तो फिशिंग बोलते हैं। अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, अटैकर सेंड अ fraudulent emails, messages, trick used into the relevant sensitive information such as password, credit card network। तो ये फिशिंग अटैक होती है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली इट्स अ वीकनेस ऑफ योर नेटवर्क, प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो वीकनेस ऑफ योर सिस्टम, दैट कॉल्ड अ वल्नरेबिलिटी। और इसी वल्नरेबिलिटी का यूज करते हुए नेटवर्क पे अटैक किए जाते हैं। मान के चलो आज की डेट में आपकी कंपनी के अंदर विंडोज 7 के पीसीज लगे हुए हैं, और विंडोज 7 के पीसी के अंदर कोई अपडेट तो होगा नहीं, कोई सिक्योरिटी पैच तो होगा नहीं, और किसी को पता लग गया अटैकर को आपके नेटवर्क में एक विंडोज 7 का पीसी लगा हुआ है, बस उसको कुछ नहीं चाहिए, वो इसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो इसके अंदर चला गया, तो बाकी नेटवर्क में तो आराम से चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को आज की डेट में यूज़ नहीं करते हैं। विंडोज 10 या तो 11, जब तक माइक्रोसॉफ्ट अपने एंड से अनाउंस नहीं करता कि भैया हम इसका प्रोडक्ट या इसका रिलीजिंग जो है आने वाले टाइम पे हम बंद करने वाले हैं, तब तक हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया इसका सपोर्ट अब आगे से बंद हो जाएगा, इसका कोई पैचेस आपको अपडेट नहीं मिलेगा, तो हमें भी साथ साथ अवेयर रहना पड़ता है और हमारे नेटवर्क में जो ओल्ड डिवाइसेज होते हैं, जो आउटडेटेड डिवाइसेज होते हैं, उनको अपने साथ साथ अपग्रेड करना होता है। क्योंकि एक भी वल्नरेबिलिटी आपको नेटवर्क में मिल गया, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, चाहे आपके प्रोटोकॉल का हो, जैसे टेलनेट आपने कॉन्फ़िगर करके छोड़ दिया, तो टेलनेट का तो अनसिक्योर पासवर्ड है, इजीली कोई बंदा अटैक करके ले सकता है।
तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करते। तो वल्नरेबिलिटी आपके किस में हो सकती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकती है, आपके डिज़ाइन में हो सकता है, नेटवर्क की डिज़ाइन जो है उसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है, आपने जो प्रोटोकॉल यूज़ किया उसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हर चीज़, हर तरीके से हमें चीज़ों को सिक्योर करना, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी हो, डिवाइस को कहीं ऐसा ना हो कि सर्वर को आपने कहीं भी उठा के रख रखा है, कोई बंदा आया उठा के सर्वर ही लेकर चला जाए, क्या कर लोगे? तो सर्वर रूम के अंदर भी कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, कोई किसी के मान के चलो कंपनी ने सैलरी रोक दी कि उसकी सैलरी नहीं आई, वो बंदा उबका पड़ा था, होता है ऐसी चीज़ें, वो सर्वर रूम के अंदर गया, फायरवॉल की तारीख खींच दी, गोया सारा नेटवर्क डाउन चला गया, क्या कर लोगे? तो सर्वर रूम के अंदर भी एक्सेस ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वल्नरेबिलिटी जो होती है वो क्या होता है? वीकनेस ऑफ योर डिज़ाइन, नेटवर्क डिज़ाइन, प्रोटोकॉल, दैट्स कॉल्ड द वल्नरेबिलिटी। समझ में आ रहा है सबको? कुछ डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो ASA फायरवॉल है वो पूरा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, ध्यान रखना। यहाँ पे 80% पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड हमारा सिलेबस है। थियोरटिकल कॉन्सेप्ट सिर्फ हम एक दिन पढ़ेंगे, 1 या 2 दिन बस मैक्सिमम। बाकी जितने भी क्लासेज होंगी सारी की सारी हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका थियोरटिकल पढ़ेंगे और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल, तो मैक्सिमम केस आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो प्रैक्टिकल जो है रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे, मतलब जैसे आपका 2 दिन हो गया, 5 दिन आपके पास टाइम मिलेगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, साथ साथ प्रैक्टिस करते चले। क्योंकि फायरवॉल के अंदर बहुत सारे, जब हम प्रैक्टिकल, मैं पहले से इसलिए बता के चल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स बहुत लेंथी आपके कमांड्स होते हैं, उन कमांड्स को याद करना, उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या करोगे, पीछे का भूलते चले जाओगे, आगे का चलते जाओगे समझ में। क्योंकि जब हम लास्ट में जब चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं तो सारी चीज़ें हम लोग को आनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल साथ साथ करते चलेंगे। जो भी मैं कमांड्स को यूज़ करूंगा मैं उसको प्रॉपर व्हाट्सएप पे शेयर करके करूंगा। कमांड्स को आप नोटपैड पे एक कमांड की एक अलग से फाइल बना ले, बुक बना ले, कॉपी बना ले, ताकि कमांड्स को अगर कभी प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो कमांड्स को देखो और काम करो। ठीक है, साथ साथ मैं आप लोगों को टेस्ट भी दूंगा। ठीक है, कि भाई मैं आपको एक लैब बना के दूंगा, मुझे पूरा लैब चाहिए, कैसे कैसे सब लोग अपने अपनी जो भी लैब के अंदर कमांड होगे वो मुझे स्क्रीनशॉट, जब हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग, मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो जो भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उस टॉपिक का आप लोगों को साथ साथ कह लो कि प्रैक्टिकल लैब में टेस्ट के लिए प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए टेंशन ना लो, हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है। सभी के सिस्टम पे 8 GB रैम तो होगा ना? बहुत है, बहुत है। फायरवॉल की इमेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सिस्को ASA की फायरवॉल की इमेज। मेरे पास लाइसेंस है, एक लाइसेंस फायरवॉल भी है, इमेज पड़ी हुई है, और एक अनलाइसेंस है, मैं दोनों दे दूंगा, कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैं लाइसेंस वाला भी दूंगा और अनलाइसेंस वाला भी इमेज दूंगा। कैसे सेटअप करना है, एवरीथिंग आई विल गाइड यू। इमेज कहाँ से लेनी है, एवरीथिंग, मतलब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आई विल प्रोवाइड यू। आप अपने घर में लैब बना के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लैब की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, चलिए ओके, कॉमन ये भी हमारे पास हो गया। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये छोटे छोटे पॉइंट है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, जैसे हम लोग नेटवर्क के अंदर कुछ मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है पता है किसी को? नेटवर्क को टेस्ट करना, मतलब आपको ये देखना है कि अगर जैसे लिखा हुआ है अ मेथड टू टेस्टिंग योर नेटवर्क सिस्टम सिक्योरिटी सिमुलेशन एंड साइबर अटैक टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटी एंड द वीकनेस। यानी आप अपने कंपनी में रह के ही कंपनी की परमिशन से अपने कंपनी के नेटवर्क में क्या करते हो, अटैक्स करने की कोशिश करते हो, जिसमें आप क्या ढूंढते हो, वल्नरेबिलिटी और वीकनेस, ताकि आपको ये पता लगे कि आपका नेटवर्क कितना सिक्योर है। तो पेनिट्रेशन टेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके नेटवर्क को एक्सेस करके, मतलब ऑथोराइज एक्सेस करते हैं, परमिशन लेके आपके नेटवर्क में डिफरेंट वल्नरेबिलिटी, डिफरेंट वीकनेस को फाइंड करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई डिवाइस के ऊपर ऐसा कुछ चल रहा हो जो कि वीकनेस हो, जो कि हार्मफुल हो सकता है, कोई बंदा एक्सेस कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इट्स अ टेस्टिंग योर नेटवर्क, फेजेस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और वीपीएन तो पता ही है आप लोगों को, अ सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन टू साइट्स। दो कंपनी को अगर हमें आपस में कनेक्ट करना है तो वीपीएन के थ्रू करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखो सिस्को का फायरवॉल कुछ इस तरीके से दिखता है, ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है, ये सारे आपके जो ये इंटरफेसेस लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे गीगाबिट पोर्ट्स होंगे। और ये 2 पोर्ट होते हैं आपके, ये वाला कंसोल पोर्ट है, दिस इज योर कंसोल पोर्ट। फर्स्ट टाइम जब हम अपने ASA को कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसी केबल पे लगाते हैं और अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक्सेस करते हैं।
उसके बाद जब इसके ऊपर एक्सेस करते हैं फिर उसके बाद अपने यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया या यहाँ राउटर लगा दिया, तो यहाँ पे अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, राउटर स्विचेस, और ये हमारा कंसोल पोर्ट है। डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को इस चीज़ में समझने में? एनीवन? बिल्कुल करते हैं, लेकिन हर बार कंसोल का यूज़ नहीं करते ना। कंसोल को जब हम तब, हाँ हाँ, क्योंकि यार मान के चलो कि आप बैठे हो इंडिया में और आपका डिवाइस रखा है यूएस में, अब उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करना तो पॉसिबल थोड़ी, आप टिकट लेके आप वहाँ तक जाओगे, नहीं, आप अपने घर पे बैठ, तो वो उसके लिए फिर टेलनेट एसएसएस प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है तो मैनेज योर डिवाइस। तो डिवाइस को मैनेज करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारा टेलनेट, एक एसएसएच। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम सीखेंगे सारा ही, ठीक है, सिक्योर है अनसिक्योर हम सारा ही सीखेंगे, लेकिन यूज़ कौन सा करना है वो हम लोग भी पता है, आप लोग भी पता है, वो भी गाइड करूँगा, लेकिन हम सीखेंगे सारा, जो यूज़ करने वाला हो वो भी, जो यूज़ करने वाला ना हो वाला हो वो भी, ठीक है। तो ये सिंपल सा फाइल है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एएसए को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो आप लोग को एक दे दूंगा, मेरे पास पहले से मैंने वीडियो बना रखा है जिसके हम लोग वीएम यानी जो हमारा ईवेनजी है, ठीक है, मैं आपको बता दूं हम लोग प्रैक्टिकल कहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा वो मैं गाइड कर देता हूँ। हम लोग ईवेनजी को यूज़ करेंगे, इस ईवेनजी के अंदर अपना पूरा लैब सेटअप करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को ये पूरा सेटअप का डाउनलोडिंग लिंक यानी ईवेनजी का जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, मेरे पास पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो शेयर कर दूंगा, वीडियो को फॉलो कर लेना। एक एक स्टेप्स बता रखे हैं कैसे ईवेनजी को पूरा सेटअप करना है, कैसे राउटर की इमेजेस अपलोड करनी है, कैसे स्विचेस की इमेजेस अपलोड करनी है, कैसे एएसए फायरवॉल को इमेज को अपलोड करना है, एवरीथिंग डिटेल में मैंने उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। इवन अगर वहाँ पे देखने के बाद अगर कुछ इशू आता है आप लोगों को, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, पिंग मी, देन आई विल टेक योर एनीडेक्स या टीम वीवर लेके मैं सेटअप करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सेटअप के लिए मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को देख के अपना पूरा लैब सेटअप कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फायरवॉल को कैसे एक्सेस करना है, कैसे ईवेनजी कैसा दिखता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो VMware को ओपन करना है, ये VMware एप्लीकेशन है, ठीक है। ये इसका भी सब जितने भी एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सभी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये हमारा ईवेनजी का सेटअप है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट पैनल में है। अगर एक सेकेंड मैं थोड़ा सा दिखाऊँ ध्यान से, ये मेरा ईवेनजी का, ठीक है, दो है, मैंने एक्चुअली दोनों सेम ही हैं, वो मैंने किसी को अभी सिखाया था तो मैंने उसके लिए मैंने अपलोड किया था, तो मैं किसी भी एक को ओपन कर लेता हूँ, मैं इस वाले को ओपन करूँगा, न्यू ईवेनजी वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और लैब सेटअप के लिए जो मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा, मेक श्योर हो कि आप लोग कल अपना पूरा लैब सेटअप कर लें, ठीक है। 40 मिनट्स का वीडियो है, वो पूरा क्या क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, एवरीथिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मैं बार बता रहा हूँ। वो वीडियो देख के आप लोग कल बिफोर क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके सबके सिस्टम पे लैब का सेटअप हो जाना चाहिए, मतलब VMware का सेटअप हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कुछ इशू आता है तो कल हम लोग जिसको इशू आएगा हम लोग कल देख लेंगे, लेकिन ट्राई करना हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ से VNG को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पावर ऑन बटन है, ये वाला पावर ऑन दिस मशीन, तो इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं इस तरीके से लैब सेटअप करूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर वर्किंग इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, आपको एकदम रियल वाली फीलिंग मिलेगी। उसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग आई विल डिटेल इन्फॉर्म डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी एक दो दिन थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम, कोई है आपके में से जिसने ईवेनजी को पहले यूज किया, या सब लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ईवेनजी को? फर्स्ट टाइम है ना, और कोई है जो यूज टू हो इसका? नहीं है ना, कोई बात नहीं। CCNA के लिए हम लोग कभी भी इसको यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन अब मैं CCNA के लिए भी यही रिकमेंड करूंगा सब लोगों को, तो इसीलिए मैंने, सॉरी भाई मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आप सब चीज़ें सब कुछ कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। ये आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप मल्टी वेंडर के डिवाइसेस, अगर आपको CCNA करना हो, CCNP करना हो, प्रोग्रामिंग करना हो, एथिकल हैकिंग करना हो, बिग डाटा जो बोला आपने वो करना हो, एवरीथिंग यू कैन डू विद दिस प्लेटफॉर्म। ये मल्टी वेंडर के
डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको जूनिपर के अगर मान के चलो आपने कहीं जूनिपर का कोर्स कर रहे हो, वहाँ पे आपको जूनिपर का स्विच मिलेगा, जूनिपर का राउटर मिलेगा, उस पर कमांड्स को प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो ईवेंजी है आपके लिए। अब उसके अंदर जूनिपर का राउटर इंस्टॉल कीजिए, जूनिपर का स्विच इंस्टॉल कीजिए, सारी कमांड काम चलेगी इसके अंदर। और ये बेनिफिट क्या है, क्यों ये बेटर है अदर जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर? सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी ये ऐसे फायरवॉल है, लेकिन वो फायरवॉल एकदम वर्चुअल, उसमें 4-5 कमांड ही चलती हैं। बट इसके अंदर आपकी वो सारी कमांड चलेंगी, आउटपुट आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जो रियल डिवाइस पे मिलता है। आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर वर्किंग है वर्चुअल। ठीक है, तो जब आप ईवेंजी को स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ना एक आईपी एड्रेस मिलेगा। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंस्टॉल आपका VMware के अंदर होगा, VMware के सेटअप के अंदर होगा। और जब सेटअप कर लोगे तो आपको यहाँ पे जैसे उसको स्टार्ट करोगे तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा। ये आईपी एड्रेस हमेशा अलग अलग हो सकता है, आपके केस में अलग, मेरे केस में अलग। तो जो भी आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा रहा हो, सिर्फ वही आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे यूज करना है। लेकिन जो आप एप्लीकेशन, जब इसका वेब ब्राउजर लोगे, उसके लिए जो आप ब्राउजर यूज करना वो मोजिला यूज करना, फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स इज अ बेस्ट ब्राउजर टू रन ईवेंजी। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रोम के अंदर नहीं चलता, क्रोम कई बार बदमाशी करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है, इतना गुस्सा आएगा कि आपको क्रोम को अनइंस्टॉल करने का मन कर जाएगा। तो फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए लैब को लेके, तो इसलिए हम लोग क्रोम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रोम यूज़ नहीं होता है, कल को आप किसी यूट्यूब में वीडियो में देखो सर वहाँ तो क्रोम यूज़ कर रहे हैं, नो, होता है, कर सकते हो, मैं भी करता हूँ कभी कभी। लेकिन क्रोम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जितना मैंने यूज़ किया, क्योंकि कई बार मैं बनाता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आती क्रोम के अंदर, फिर मैं फाइनली फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ। तो फायरफॉक्स पे चले जाओ, तो जो आपको यहाँ पे ब्राउजर पे जो वहाँ पे जो आईपी एड्रेस दिख रहा था 192.168.157.134, यहीं पे आपको वो देना है, एंटर करना है। यूजर नेम इसका होता है एडमिन, और पासवर्ड होता है आपका EVE, यही वाला पासवर्ड है स्मॉल में। जो वेब ब्राउजर पे खुलेगा उसका यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड होता है EVE। ठीक है, अगर यहाँ से मैं साइन इन करूँगा, अच्छा साइन इन करने से पहले को दिखा देता हूँ। देखो, साइन इन करने के ना यहाँ पे दो तरीके हैं। एक है नेटिव कंसोल, यहाँ पे देख रहे हो नेटिव कंसोल लिखा हो रहा है। अगर मैं इस पर ड्रॉप डाउन करूँ तो एक लिखा आएगा HTML5 कंसोल। अगर आप HTML कंसोल 5 कंसोल करते हो तो इससे होगा क्या कि जो भी आप राउटर यहाँ पे लोगे, स्विचेस वगैरह लोगे, तो इसका जब आप कंसोल एक्सेस करोगे तो उसका कंसोल आपके ब्राउजर में खुल जाएगा। मतलब बेनिफिट क्या है कि आपको कोई पुट्टी या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ब्राउजर पे ही कमांड चला सकते हो। तो मैं आपको डिफरेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक बार किसी का अनम्यूट है, एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे नेटिव कंसोल को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी भाई, जहाँ खुश हो वहाँ कमांड टाइप करो, लेकिन मैं नेटिव कंसोल को यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेटिव कंसोल लिख के यहाँ पे साइन इन करूँगा, ये मेरा लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे भी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था, वो दिखा रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ड्रॉप कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपके पास ये देखो, ये कुछ नाम आ रहे हैं, जैसे नोड्स आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, अगर मैं लॉग आउट करूँगा तो ये आपका लॉग आउट हो जाएगा। अगेन लॉग इन करेंगे, साइन इन करेंगे तो कंसोल लॉग इन हो गया। ठीक है, क्लोज लैब, ये आपका लैब खुला हुआ है एक, अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा तो आपकी लैब क्लोज हो जाएगी। ये सारे लैब्स मेरे बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको एक सेकेंड देखो, ये देखो किस तरह के लैब बनते हैं। ये थोड़े मैंने कॉम्प्लेक्स लैब बना रखे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लैब बना रखा है, और हम ऐसे लैब पे काम करेंगे ताकि आपको कभी बड़ा लैब मिले अगर करने के लिए रियल प्रोडक्शन पे अंदर, या कहीं पे अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वहाँ पे आप आराम से इजीली कंफर्ट होकर काम कर पाओ। इस तरह के बड़े बड़े लैब बना के हम काम करेंगे। ठीक है, मैं सिखाऊंगा कैसे बनता है, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी ग्रैब करेंगे, फायरवॉल को कैसे मैनेज करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करने के बाद फिर हम ऐसे बड़े बड़े लैब के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे क्लोज लैब, तो लैब क्लोज हो जाएगा। अगर कोई लैब न्यू क्रिएट करनी है फर्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, दिस ऑप्शन, ये ब्लैक कलर का जो आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास लैब का नाम पूछ रहा है, क्या नाम देना चाहते हो। मैं दे देता हूँ सिस्को ASA बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है,
बस आपको यहाँ पे लैब का नाम देना और कुछ भी चेंज, कहीं भी कुछ नहीं करना आपको, कहीं ऑथर नहीं डालना, कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, जस्ट आपका लैब का नाम प्रोवाइड करो एक, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। ये ब्लैंक लैब आ गई। अब यहाँ पे डिवाइसेस को कैसे ऐड करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं फिलहाल क्या करूँगा, एक राउटर ले लेता हूँ और एक ASA ले लूँगा, सिंपल। इसको आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे भी मैं राउटर क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि राउटर के ऊपर कैसे कमांड चलता है और ASA पर कैसे कमांड चलता है। थोड़ा सा डिफरेंट है ASA को कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे ASA ले लेंगे। आप राइट क्लिक करो, नोट पे चले जाओ, और यहाँ पे ये जो आपका सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे टाइप कीजिए आप ASA, और जैसे आप ASA टाइप करेंगे यहाँ पे दो ASA आ रहे हैं, ASA A आ रहा है, सिंपल ASA, और एक ASA V आ रहा है। ये दोनों अलग अलग इमेजेस है, मैंने दोनों ही इमेजेस आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, दोनों ही इमेज आप इंस्टॉल करो और दोनों में से कोई भी यूज़ करो। जो ASA है ये वाला, ये आपका फुल्ली लाइसेंस्ड है, ये आपका लाइसेंस नहीं है। तो क्या मैं इसको यूज़ करने पे मुझे कुछ इश्यू आएगा? नो, क्योंकि जो हमारे को सर्विसेज या जो प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो मन करे वो ले लो। ये वाला थोड़ा सा iOS आउटडेटेड वर्जन है, 9.1.5 है, मतलब 9.1.5, ठीक है। और ये वाला आपका 9.4 है, ASA V वाला, ये थोड़ा सा अपडेटेड है। तो क्या दोनों में डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक दो फीचर्स भी अलग अलग नहीं है, बस थोड़ा सा आपका कह लो कि इसके अंदर जो बग्स थे इसके अंदर 9.15 के अंदर, वो थोड़े से इसके अंदर कह लो कि आपके इम्प्रूव कर दिए गए हैं। थोड़ा सा लैक ऑफ स्लो चलता था, वो उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया, ये सब चीज़ें हैं। तो 9.4 हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ASA V को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ASA V वाला। अगर मैं यहाँ से ये वाला भी ले लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बार बार बता रहा हूँ। यू कैन यूज़ एनी डिवाइस, जो मन करे वो ले लो। तो यहाँ पे मैंने ASA ले लिया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ASA लिया, कैसे लिया मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जस्ट आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है आपको इस विंडो स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे नोट पे क्लिक करना है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाएं, ऐड एन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे नोट पे क्लिक करें, ये भी तरीका है। अदरवाइज सबसे आसान तरीका इस वाइट स्क्रीन पर कहीं भी राइट क्लिक करो, नोट पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप ASA टाइप करो, और मैंने ASA V ले लिया, ठीक है, वर्चुअल। नंबर ऑफ ASA कितने चाहिए वो यहाँ पे लिखना है, तो मुझे तो एक ही चाहिए। क्या ASA की इमेज को चेंज करना चाहोगे? यहाँ पे एक तो ASA का ये वाला इमेज है और एक ASA का नॉर्मल वाला है, तो जोन सा भी लेना चाहो ले सकते हो, मैं इसी को ले सकता हूँ। ये आइकन के लिए है, ये आइकन क्या देना चाहते हो, मैं यही देना चाहता हूँ, और यहाँ से जस्ट सेव पे क्लिक कर दो, ये आपका ASA आ गया। एक राउटर लेना था तो राइट क्लिक करो, नोट पे चले जाओ, यहाँ पे टाइप करो IOL, क्लिक करो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सिस्को IOL मैंने यहाँ पे चूज़ किया बेसिकली, और मैंने यहाँ पे सर एक स्विच की इमेज डाली हुई है, लेकिन मैं जो आप लोगों को वीडियो दूंगा उसके अंदर इस IOL के अंदर आपको राउटर की भी इमेज मिल जाएगी, स्विच की भी इमेज मिल जाएगी, लेकिन मैंने सिर्फ स्विच की इमेज अपलोड किया हुआ है, और राउटर का जो इमेज है वो मैंने अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। ये रहा, ये देख रहे हो, सिस्को iOS 7206, ये इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। कैसे करना है मैंने पूरी डिटेल में बता रखी है, वीडियो फॉलो करना, हो जाएगा, ठीक है। सेटअप सारा दिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस राउटर को लेने के लिए, और नंबर ऑफ राउटर क्या चाहिए वो, और राउटर का नाम यहाँ पे क्या रखना चाहते हो, तो मैं इसका नाम राउटर रखना चाहता हूँ। नंबर ऑफ राउटर कितने चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तो मैं फिलहाल के लिए एक ही राउटर लेता हूँ। और यहाँ पे राउटर का आइकन आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं कुछ नहीं चेंज करता, सिर्फ नाम दिया, नंबर ऑफ राउटर एक रखा, और जाके सेव पे क्लिक कर दिया, ये राउटर आ गया। अब यहाँ पे जाएं, इसको यहाँ से इसको ड्रैग, देखिए अब जब आप इसके ऊपर लेके जाएंगे कर सको, ये आपका देखें ये प्लग का साइन बन के आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको, लेफ्ट क्लिक और होल्ड करना है। मैंने अभी अपना लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ है, और इसको ड्रैग करूँगा, और जैसे इसके पास आएगा मैं अपने क्लिक को रिमूव कर दूंगा, छोड़ दूंगा। रिलीज करने के बाद जैसे ही आपके पास ये आएगा आपको सेव पे क्लिक करना, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0 यूज़ हो रहा है, और ASA का गीगाबिट 0/0। अब आप कहोगे इधर तो गीगाबिट होना चाहिए फास्ट, यहाँ भी गीगाबिट होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बस आपको इंटरफेस को कनेक्ट करना आना चाहिए, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो, दैट्स इट।
दोबारा देखो, अगर डिलीट करना हो, अगर मान के चलो हमें हटाना हो उसको, तो कैसे हटाओगे, इसके ऊपर जाओगे, ये राइट क्लिक करोगे इस लिंक के ऊपर, ये जो फास्ट एंड 0/0 रखा है इसके ऊपर राइट क्लिक करो, डिलीट कर देना, ये लिंक डिलीट हो जाएगा। वापस से लगाना हो, लेके जाओ, जैसे ही प्लग का साइन आएगा आपको लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है और ऐसे ड्रैग करना है और फिर छोड़ देना है। कह रहा है कि राउटर का तो एक ही इंटरफेस है 0/0, लेकिन ये राउटर ऐसे के ऊपर इतने सारे इंटरफेस है, मैनेजमेंट इंटरफेस है, ये फिलहाल मैं गीगाबिट 0/0 पे लेके चलता हूँ और सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, जो ये जो डिवाइस है इसका कलर कैसा है, ग्रे कलर में है, ग्रे कलर में है, और यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ आ रहा है, दिस वन। इसका मतलब ये दोनों डिवाइस आपके क्या हैं, स्टॉप मोड पे हैं, दिस ऑल डिवाइस आर स्टॉप। मुझे क्या करना है, इनको स्टार्ट करना है। कैसे करोगे, आपको स्टार्ट करने के लिए राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, स्टार्ट, राइट क्लिक करना है, स्टार्ट। एक एक करके स्टार्ट करने से अच्छा आप क्या करो, ये जो 9 डॉट्स आ रहा है आपका, ये वाला जो ए के नीचे लिखा हुआ है, ये वाला मोर एक्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑल स्टार्ट ऑल नोट्स पे। जैसे इस पर क्लिक करूंगा मैं, इनका कलर ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया, और ट्राइंगल बन जाएगा। पहले स्क्वायर था, अगर ये ट्राइंगल बना हुआ है, कलर ब्लू हो गया है, इसका मतलब ये डिवाइस स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने, याद होगा जब मैंने लॉगिन किया था, तो मैंने जो लॉगिन के नीचे जो ड्रॉप डाउन था वहां पे मैंने लिया था नेटिव कंसोल। नेटिव कंसोल का मतलब है कि जब मैं इस राउटर का एक्सेस करूंगा, अभी मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, मेरे पास इसका कंसोल आ जाएगा। उसका कंसोल किस पे आएगा, कोई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर, या तो पुट्टी रहेगा या तो रहेगा आपका सिक्योर सीआरटी। तो सिक्योर सीआरटी को भी कैसे सेटअप करते हैं मैंने पूरा वीडियो के अंदर बता रखा है, उस वीडियो को फॉलो करना हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी जब उस वीडियो को फॉलो करोगे। सारा सेटअप मैंने इजीली बता रखा है, बस वीडियो को प्ले करना, लैपटॉप में कर लेना या फ़ोन में कर लेना, और साथ साथ आपने फॉलो करते चलना है जैसे जैसे मैंने बताया हुआ है। एग्जैक्टली आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इनको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ध्यान से देखो, मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक करना है, और ये इसका कंसोल आ गया, देखो लिखा हुआ आ गया राउटर, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये जो एप्लीकेशन मेरे पास खुल के आया है, ये वाला, ये है आपका सिक्योर सीआरटी, बहुत ही बढ़िया टूल है ये, ठीक है। ऐसे मैं एएसए पे क्लिक करूंगा, ये मेरा एएसए आ गया, ठीक है, ये राउटर आ गया, एएसए आ गया, क्लोज कर दिया मैंने, यहां से मैंने लॉग आउट कर दिया। मैंने नेटिव कंसोल लिया था, मैं यहाँ पे एचटीएमएल कंसोल लेता हूँ, डिफरेंट दिखाता हूँ आपको मैं। डिवाइस अभी मेरी रनिंग है, ठीक, मैंने स्टॉप तो किया नहीं है। तो नेटिव कंसोल था, तो मेरे पास एक अलग से एक एप्लीकेशन चाहिए, पुट्टी या फिर सिक्योर सीआरटी, जिससे मैं अपने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करूंगा। लेकिन अगर आप सिक्योर सीआरटी या वो यूज़ करना चाहते हैं, ब्राउजर पे ही कमांड चलाना चाहते हो, तो मैंने एचटीएमएल से लॉगिन करना है आपको। वहाँ पे ड्रॉप डाउन में HTML5 कंसोल पर क्लिक करना है, और मैं राउटर पे क्लिक करूंगा। देखो राउटर का एक्सेस मेरा पास ब्राउजर में आ गया, देख रहे हो, यस और नो। तो कोई मसला नहीं है दोस्त, बहुत बढ़िया टूल, इसलिए मैं इसको कहता हूँ क्योंकि आपके पास सारी इतना इजी है कि आप यहीं से बैठे बैठे सारा कमांड चला सकते हो। लेकिन हाँ, बेनिफिट इसका थोड़ा सा नुकसान क्या है कि आपको बार बार यहाँ पे जाके अपने लैब को देखना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरा फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसके ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, और इसका स्क्रीन जो है आपको ब्लैक एंड यही मिलेगा। तो मैं फिलहाल ये यूज़ नहीं करता, ठीक है, आप कर सकते हो, मर्जी है। मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे नेटिव कंसोल के साथ ही जाना चाहूँगा ताकि मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके ले सकूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो मैं राउटर पे क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक करना, नो डबल क्लिक, और ये आपके पास राउटर का एक्सेस आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे ASA को भी एक्सेस कर रहा हूँ साथ साथ। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले तो मैं राउटर के ऊपर, ध्यान से समझना, मैं राउटर के ऊपर IP एड्रेस दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक IP लिख लेता हूँ 12.1.1। ये IP एड्रेस मैं दे नहीं रहा हूँ, ये एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं। साइज़ में इसका 14 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सेव पे क्लिक,
तो मेरे पास 12.1.1 थोड़ा स्क्रीन को यहाँ पे ले आऊँ। मैं R1 की IP यानी राउटर की IP 12.1.1 दूंगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर लिया, थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लो यहाँ पे, और इसकी डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, और यहाँ पे माइनस करके 2, मैं इसका IP एड्रेस 2 दूंगा। तो 12.1.1 R1 की IP और ASA की IP 12.1.2 दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले राउटर पे आते हैं। तो कह रहा है कि डू यू वांट टू इनिशियल कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, मैं कहता हूँ नो। देखो अभी मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं कि अगर आपको रियल प्रोटेक्शन में एक ASA मिलेगा तो कैसे उसको कॉन्फ़िगर करोगे। अभी हम सिर्फ EVE-NG के ऊपर कैसे हम लोग लैब्स को सेटअप करेंगे वो सीख रहे हैं। ठीक है, कल मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर आपको राउटर मिलेगा, फायरवॉल मिलेगा आपको रियल प्रोटेक्शन पे, तो फर्स्ट टाइम अगर आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है तो क्या राइट अप्रोच होना चाहिए आपका, वो मैं कल बताऊंगा। अभी हम EVE-NG के ऊपर कैसे ASA को एक्सेस करेंगे वो चीज़, क्योंकि हमारा सारा प्रैक्टिकल इसी में होना है। लेकिन कल मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ASA के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि जब हम फर्स्ट टाइम ASA को कॉन्फ़िगर करते हैं, अभी एक नया ASA आपकी कंपनी में ख़रीद के लाए हो, उसको कॉन्फ़िगर करना है, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच, क्या होना चाहिए, वो मैं कल आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नो कर दिया था, एन दबा दिया था मैंने, और यहाँ पे एंटर मारा तो मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी राउटर के मैं कौन से मोड पे हूँ, यूज़र एग्जैक्ट मोड पे हूँ। आई होप कि थोड़ा बहुत तो कमांड आप लोगों को भूले नहीं होगे। कॉन्फ़िगरेशन कमांड पे जाओगे, होस्ट नेम मैं इसका नाम राउटर ही रखता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर 1,